हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजय पटेल है। मैं आईटीपी कोर्स कर रहा हूँ पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी रायपुर में। और इस वीडियो में मैं आपको एनसीटी एग्ज़ाम का जो हिंदी हिंदी का जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर और हिंदी कम्युनिकेशंस पढ़ाऊँगा। ठीक है, ठीक है। हिंदी का जो भाषा साहित्य और संचार दोनों पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो ये मेरा पहला वीडियो होगा हिंदी के लिए। तो वीडियो कैसे लगा आप बताना। ठीक है, और मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ा रहा हूँ, जो कि आप मेरे चैनल में आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि मैं टीचिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ा रहा हूँ, और इसका जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका नोट्स जो है टेलीग्राम में मिलेगा। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग वर्णमाला और समास कवर करेंगे। ठीक है, अभी कुछ दिनों में मैं इसका क्वेश्चंस भी डालूंगा। ठीक है, और आप अगर नए हो तो मेरे चैनल पे आप जरूर सब्सक्राइब करो। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो एनसीटी के एग्ज़ाम में है, इसमें टोटल हिंदी लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों में, ठीक है, टोटल तो है 23 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें कि आपको 20 क्वेश्चंस करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें माइनस मार्किंग भी है। अगर आपका प्रश्न सही होता है तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, और अगर गलत होता है तो 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं वर्णमाला, जिससे कि आपको 2 या 3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, एनसीटी के एग्जाम में। ठीक है, तो तो हिंदी का विकास क्रम। ठीक है, तो हिंदी का विकास क्रम के बारे में जैसे ही बात करें तो हिंदी का जो शुरुआत है वो संस्कृत से हुआ है। ठीक है, उसके बाद पाली। ठीक है, उसके उसके बाद प्राकृतिक, उससे वैसी होते हुए वो हिंदी तक आया है। ठीक है, तो हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? हिंदी दिवस जो है हम लोग 14 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। ठीक है, तो अब संविधान की कौन सी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है। ठीक है, ठीक है, जिन्हें संवैधानिक भाषाएं कहा जाता है। ठीक है, ये भाषाएं हैं असमिया, ठीक है, बंगला, गुजराती, जो कि आप यहाँ पूरा देख सकते हैं। ठीक, तो इसके बाद हम लोग आते हैं वर्णमाला। ठीक है, वर्णों के जो व्यवस्थित समूह है उसे हम लोग कहते हैं वर्णमाला। ठीक है, और ये जो सबसे छोटी इकाई होती है वो ध्वनि होती है, उसके बाद जो होती है उससे बड़ी थोड़ी चिन्ह होती है, फिर वर्ण होता है, फिर शब्द होता है, फिर पद होता है, और जो सबसे बड़ा जो इकाई होता है वो वाक्य होता है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण होता है। ठीक है, अगर हम लोग उच्चारण के हिसाब से बात करें तो फिर ध्वनि है। ठीक है, और लिखित के आधार पर बात करें तो फिर वर्ण है। ठीक है, तो इसमें हम लोग दो वर्णमाला को दो प्रकार में बांट सकते हैं, एक स्वर और व्यंजन। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे स्वर। तो स्वर वो होते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है, उससे हम लोग स्वर कहते हैं। ठीक है, और वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, अ हो गया, आ हो गया, ई, उ, री, ए, ओ, आओ। ठीक है, अनुस्वर। ठीक है, अम को हम लोग अनुस्वर बोलते हैं, और विसर्ग जो है आह को हम लोग बोलते हैं, जो कि एमसीक्यू में आप आ सकता है। ठीक है, तो आप जरूर ध्यान रखें इसे। ठीक है, स्वरों के प्रकार। स्वर उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर, इन स्वरों के उच्चारण करते समय कम समय लगता है। ठीक है, तो उसको हम लोग वो कहते हैं ह्रस्व स्वर। ठीक है, अ, ई, उ और री। ठीक है, दीर्घ स्वर, स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से की तुलना में अधिक समय लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ स्वर, जिसमें कि आ हो गया, बड़ी ई हो गया, बड़ा उ हो गया, ए, ओ, औ। ठीक है, और लुप्त स्वर, उन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर, मतलब दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है, उसको लुप्त स्वर कहते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग जो है दूसरों को बुलाने में, गाना गाना गाने में, ठीक है, और इन्हें त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, जैसे कि ओम। ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, तो अनुस्वर,
जिन स्वर के उच्चारण मुख और नाक दोनों से किया जाता है उन्हें अनुस्वर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आ हो गया, आ हो गया, ठीक है। ई, आ, ई, उ जो है अनुस्वर कहलाते हैं। नीरनुनासिक स्वर, ठीक है, जिनका उच्चारण केवल मुख से किया जाता है उन्हें नीरनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे कि अ हो गया, आ हो गया, ई, उ, ये सब जो है नीरनुनासिक स्वर है। यहाँ से आपको डायरेक्टली एमसीक्यू आ सकता है, तो आप जरूर याद रखें, ठीक है। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। अग्रस्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग मतलब सामने का भाग सक्रिय होता है उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। जैसे कि ई, बड़ी ए, ठीक है। मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग सक्रिय होता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हो गया अ, ठीक है। पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सक्रिय होता है, ठीक है, तो उन्हें पश्च स्वर कहते हैं, ठीक है। अ हो गया, उ हो गया, ओ हो गया, ठीक। व्यंजन, अब आते हैं व्यंजन पे, जिन वर्णों को कहते टाइम, ठीक है, उच्चारण करने के टाइम, ठीक है, स्वरों की सहायता लेना पड़ता है, उसको जो है हम लोग व्यंजन कहते हैं, ठीक है। वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं, ठीक है। आपको पता ही होगा इससे ज्यादा होते हैं, लेकिन जो है दूसरे दूसरे व्यंजन के कारण जो है व्यंजन में सिर्फ 33 व्यंजनों को लिया जाता है, और उसके बाद बहुत सारे दूसरे व्यंजन भी होते हैं जिनको मिला के ज्यादा हो जाता है व्यंजन, ठीक है। ठीक है, तो 44 कुछ होता है, ठीक है, जो कि आप देख लेना, ठीक है। क वर्ग, ठीक है। क वर्ग में आते हैं जैसे क, ख, ग, घ, ड़, ठीक है। और च वर्ग, ट वर्ग, और त वर्ग, प वर्ग, और अंतहस्त, ठीक है। अंतहस्त में क्या क्या आते हैं, य, र, ल, व। और उष्म में आते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। व्यंजनों के प्रकार, ठीक है। व्यंजनों को कई आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है, जिनमें कुछ मुख्य इस प्रकार के हैं। स्पर्श व्यंजन, ठीक है, स्पर्श व्यंजन, इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ जीभ मुख के विभिन्न भाग को स्पर्श करती है। मतलब जो स्पर्श व्यंजन को जब उच्चारण करने के टाइम जो जीभ है वो मुख के दूसरे दूसरे भाग को टच करती है, उसको हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिसमें आते हैं क से म तक, क से म तक जो भी व्यंजन आते हैं उसको सबको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतहस्त व्यंजन, उन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच का होता है, ठीक है। उनका उच्चारण जो होता है स्वर और व्यंजन के बीच का होता है, तो उसको हम लोग जो है अंतहस्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि य, र, ल, व, ठीक है। उष्म व्यंजन, ठीक है, इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो है मुख से जो है गर्म हवा निकलती है, उसको हम लोग जो है उष्म व्यंजन कह सकते हैं। जैसे कि स हो गया, ठीक है, और ह, ये सब आते हैं, ठीक है। संयुक्त व्यंजन, ये व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं, ठीक है। जैसे कि संयुक्त व्यंजन जो है हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। जैसे कि अक्ष हो गया, ठीक है, त्र हो गया, और एक ज्ञ और स्र हो गया। जो अक्ष है, ठीक है, और ये क और स से मिलकर बना है। त्र जो है त और र से मिलकर बना है, जिसमें कि हलन लगा हुआ है, ठीक है, और देख सकते हैं सभी में हलन लगा ही हुआ है। ज्ञ जो है ज और ञ से बना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं अतिरिक्त व्यंजन, ठीक है। इसमें जो है ड और ड़ को जो है अतिरिक्त व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ आयोगवाह व्यंजन, ठीक है, आयोगवाह व्यंजन जो है, ठीक है, अम और आह को जो है आयोगवाह व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। उच्चारण के स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक है। कंठ, ठीक है, कंठ से जो निकलता है उसको कंठ व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। कंठ, क, ख, ग, ठीक है, ड़, ह, ठीक है। तालव्य जो तालु से निकलता है, मूर्धन्य, ठीक है। और उसके बाद दंत हो गया, ओष्ठ हो गया, जो कि प, फ, ब। तो जैसे कि आप प जो है ओठ को पकड़ के आप नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, ओष्ठ व्यंजन को, ठीक। उसके बाद प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, अल्प प्राण, जिन व्यंजनों का उच्चारण में कम हवा निकलती है, ठीक है, जैसे कि क हो गया, उन्हें जो है अल्प प्राण कहा जाता है। जैसे कि क हो गया, ग हो गया, च हो गया, ठीक है, उनको जो है हम लोग अल्प प्राण कहते हैं। महाप्राण,
जिनका उच्चारण व्यंजनों के उच्चारण में अधिक हवा निकलती है उनको जो है महाप्राण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ख हो गया, घ, देखो जैसे क और ख, क में जो है थोड़ा कम हवा निकल रहा है, लेकिन ख बोलने में थोड़ा ज्यादा हवा निकल रहा है। ठीक है, जिसके कारण ख जो है महाप्राण में आता है। घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां कंपन करती है, ठीक है, तो उन्हें जो है अघोष कहते हैं। ठीक है, जैसे कि क हो गया, ख हो गया, च, ठीक है, घोष। ठीक है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां कंपन करती है और इसमें जो है तंत्रियां कंपन नहीं करती है उसको अघोष कहते हैं, और जिसमें कंपन करती है उसको जो है घोष कहते हैं। ठीक है, कुछ मैंने उल्टा कहा क्या? ठीक है, उल्टा कहा तो आप एक बार यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अघोष मतलब जिनमें स्वर तंत्रियां कंपन नहीं करती है। ठीक है, और घोष में जिनमें स्वर तंत्रियां कंपन करती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ जो है सबका पूरा समरी है। ठीक है, जैसे अघोष, ठीक है, जो पहला और दूसरा जो है, ठीक है, इसमें जो है पूरे वर्ण का जो है वर्णमाला का है, यहाँ पूरा समरी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप अघोष, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण सब देख सकते हैं। ठीक है, ये जो है प्रथम वर्णमाला का जो पहला लाइन है, ठीक है, जिसमें क, च, ठ, त, प आते हैं। ठीक है, ये दूसरा है, और ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा है। ठीक है, तो यहाँ जो पहला और दूसरा है, ठीक है, क का श्रेणी और ख का श्रेणी दोनों जो है अघोष में आते हैं, और घोष में जो है ग का, और ये आप पूरा ये वर्णमाला पूरा ऐसे आप याद करोगे तो यहाँ से आपको पूरा क्वेश्चंस बन जाएगा कि अघोष कौन से हैं, घोष कौन से हैं, अल्प प्राण क्या है, कौन कौन से महाप्राण है। ठीक है, पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा जो है अल्प प्राण है। ठीक है, और दूसरा, चौथा और जो है छठवां जो है आपका महाप्राण है। ठीक है, तो आपको यहाँ से पूरा अल्प प्राण और महाप्राण दोनों बहुत अच्छे से क्लियर होगा, जो कि आप पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं समास। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों के मिलकर जो नया शब्द बनता है उसे हम लोग समास कहते हैं। इसके जो है 6 भेद होते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है, ठीक है, अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास जो होता है उसमें पहला पद अवयव होता है। अवयव मतलब कि उसमें लिंग, कारक और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और वही प्रधान होता है। ठीक है, पूरा सामासिक पद अवयव की तरह काम करता है। ठीक है, और जो अविभाव का हम लोग कैसे पहचान कर सकते हैं? ठीक है, इसमें पहला पद अवयव होता है, जैसे कि यथा हो गया, प्रति हो गया, आ हो गया, उप, भर आदि। ठीक है, आ से दो ही अविभाव समास बनते हैं। ठीक है, एक तो आजीवन और आमरण। आप साथ में नोट करते भी चलिए। ठीक है, क्योंकि जो चीज मैं यहाँ नहीं लिखा हूं उसको मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, तो और पूरा सामासिक पद क्रिया विशेषण का काम करती है। ठीक है, और अविभाव समास के यहाँ उदाहरण है। ठीक है, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। ठीक है, और यहाँ यथा जो लगा है ये अव्यय है। ठीक है, और प्रतिदिन, यहाँ प्रति जो लगा है ये भी यहाँ पे अवयव है। और यहाँ आप आजीवन देख सकते हैं, जीवन भर, आज जो है यहाँ पे अवयव है। ठीक, तो इसी प्रकार, ठीक है, इसमें जो है ना कई बार एक ही शब्द को दोहरा कर भी अविभाव समास बन जाता है, जैसे कि घर घर, रातों रातों रात, दिन दिनों दिन। जैसे ठीक है, मेरे को रातों रात बस्तर जाना है, ऐसे टाइप का। तो इसमें दोहराव शब्द को भी हम लोग अविभाव समास में लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं तत्पुरुष समास। ठीक है, तो तत्पुरुष समास में जो है दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद जो है गौण होता है, यानी कि मतलब वो सहायता बस प्रदान करता है। इसमें पूर्व पद और उत्तर पद के बीच कारक चिन्ह विभक्ति का लोप होता है। ठीक है, कारक चिन्ह विभक्ति का लोप होता है, जैसे कि आप यहाँ कारक चिन्ह का, को, से, के लिए, में, पर का लोप होता है, जो कि आप सुने होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना। तो
वही कारक चिन्ह यहाँ प्रयोग होते हैं। ठीक है, यह समास संज्ञा या विशेषण पद बनाता है। ठीक है, तो इसमें तत्पुरुष समास के उपभेद हैं। ठीक है, जो कि कारक चिन्ह के आधार पर। ठीक है, जैसे कि इसमें देख सकते हैं आप कर्म तत्पुरुष। ठीक है, और इसका अगर विग्रह करेंगे तो को कारक चिन्ह का लोप होता है। ठीक है, ग्रंथाकार। ठीक है, ग्रंथ को लिखने वाला। ठीक है, तो अब यहां देखो उत्तर पद क्या है, लिखने वाला, और प्रथम पद क्या है, ग्रंथ। तो ग्रंथ तो जो है हम लोगों का प्रधान होगा नहीं। ठीक है, लिखने वाला प्रधान होगा। ठीक, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि जो दूसरा पद है वो प्रधान है। ठीक है, उत्तर पद जो है प्रधान है। ठीक है, और यहाँ जैसे जेब कतरा। ठीक है, जेब को कतरने वाला, जेब तो प्रधान होगा नहीं। ठीक है, पहला पद, तो उत्तर पद जो है कतरने वाला प्रधान है। ठीक है, अब करण तत्पुरुष। ठीक है, करण, इसमें विग्रह करने पर से या द्वारा, के द्वारा कारक चिन्ह का लोप होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं उदाहरण में हस्तलिखित, हाथ से लिखित। ठीक है, अब उसकी वैसे ही तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत। ठीक, तो उसके बाद वैसे ही आते हैं संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, जो कि चतुर्थ तत्पुरुष है। इसमें विग्रह करने पर के लिए कारक चिन्ह का लोप होता है। ठीक है, अब जैसे कि उदाहरण के लिए विद्यालय, विद्या के लिए आलय। ठीक है, विद्या के लिए आलय, रसोई घर, रसोई के लिए घर। ठीक है, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। तो इसके बाद आते हैं अपादान तत्पुरुष, जो कि पंचम तत्पुरुष है। इसमें से अलग होने का भाव कारक चिन्ह का लोप होता है। ठीक है, तो जैसे कि धनहीन, धन से हीन। ठीक है, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। तो जैसे कि यहाँ पथ भ्रष्ट मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि जो पथ यानी कि रास्ता से जो भटका हुआ है, अलग हो गया ना, रास्ता से जो है वो अलग हो गया। तो इसी अलग होने का भाव यहाँ पे वे अलग होने का भाव जो है यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद संबंध तत्पुरुष है। ठीक है, जो कि इसमें का, की, के कारक चिन्ह का लोप होता है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए राजपुत्र, राजा का पुत्र। ठीक है, गंगा जल, गंगा का जल। ठीक है, अब यहाँ पे आप वो भी देख सकते हैं साथ ही साथ कि जो है ये पहला पद राजा। ठीक है, तो राजा जो है वो प्रधान नहीं है, राजपुत्र मतलब राजा का जो पुत्र है वो प्रधान है। ठीक है, पुत्र प्रधान है, राजा यहाँ प्रधान नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, इसमें जो है विग्रह करने पर में पर कारक चिन्ह का लोप होता है। कर्मवीर। ठीक है, कर्म में वीर, वनवास, वन में वास। ठीक है, तो इसमें जो पूर्व पद है वन है, वो वन तो प्रधान होगा नहीं। जो उत्तर पद है वास, जो वास करने वाला है वो जो है प्रधान है। ठीक है, तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें दिया हुआ है। ठीक है, जो कि मैं आपको पहले ही बता दिया, सब वही है। ठीक है, उसके बाद जो है आते हैं कर्मधारय समास। ठीक है, इसमें जो है पहला पद विशेषण या अपमान हो और दूसरा पद विशेष या उपमेय हो। ठीक है, तो विशेषण मतलब जो संज्ञा या सर्वनाम का जो विशेषता बताता है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं, और विशेष जिसका विशेषता बताता है, ठीक है, ठीक है, उसको हम लोग विशेष्य कहते हैं। और उपमेय, उपमेय भी वैसे ही होता है जैसे कि जिसके बारे में हम लोग बात करें, ठीक है, उसे उपमेय कहते हैं, और जिससे उसका कंपैरिजन करें उसको उपमान कहते हैं। ठीक है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, तो इसको पहचानने के लिए पहला पद विशेषण या अपमान होता है। ठीक है, और दूसरा पद विशेष या उपमेय होता है। ठीक है, तो विग्रह करने पर जो के समान जैसे शब्द आते हैं। ठीक है, अब विशेषण विशेष से संबंध। ठीक है, नील कमल। ठीक है, नीला है जो कमल, अब जो नीला है वो विशेषण यानी कि वहां विशेषता बता रहे हैं। अब किसका विशेषता बता रहे हैं, कमल का। ठीक है, तो कमल क्या हुआ, विशेष्य हुआ, विशेषण हुआ। ठीक, तो ऐसे ही विशेषण विशेष्य जहां पे आए आप उसमें जो है कर्मधारय समास ठीक लगाना है। ठीक है, और इसमें महापुरुष, महान है जो पुरुष। ठीक है, अब महान जो है एक विशेषण है, विशेषता बता रहे हैं कि वो पुरुष जो है महान है। ठीक है, और विशेष से क्या है, पुरुष है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे और कुछ
उदाहरण है जो कि आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उपमान उपमेय, ठीक है। अब उपमान चंद्रमुख, चंद्र के, अब यहाँ पे जो चंद्र है, ठीक है, अब चंद्र जो है उपमान है, ठीक है। अब हम लोग जो है, एक मिनट ना, अब यहाँ जैसे कि देख सकते हैं उपमेय, जिसके बारे में बात करें, किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, मुख के बारे में, ठीक है। अब किससे कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर जिससे कर रहे हैं उसको हम लोग उपमान कहते हैं। जैसे कि चंद्र के समान मुख, चांद से हम लोग जो मुख का है उसका कंपेयर कर रहे हैं, तो चंद्र जो होगा उपमान होगा, ठीक है। और वैसे यहाँ वचनामृत, ठीक है, वचन रूपी अमृत, ठीक। उसके बाद आते हैं, ठीक है, द्विगु समास, ठीक है। द्विगु समास का, जिसमें पहला पद संख्यावाची विशेषण हो और पूरा सामासिक पद किसी समूह या समारोह का बोध कराए, उसे द्विगु समास कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है पहला पद संख्यावाची होना चाहिए, ठीक है। तो द्विगु समास जैसे ही आए आपके मन में आ जाना चाहिए कि संख्यावाची, ठीक है। संख्यावाची जैसे कि त्रि, चतु, पंच, सप्त और नव, ठीक है। तो पूरा समासिक पद किसी समूह या समारोह का बोध कराता है, ठीक है। तो संख्यावाची है मतलब तो एक समूह या समारोह का ही बोध कराएगा। द्विगु समास के यहाँ कुछ उदाहरण है, त्रिकोण, 3 कोणों का समूह, पंचवटी, 5 वटों का समूह, ठीक है। और यहाँ और भी कुछ एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान हो और उनके बीच या एवं या अथवा एवं जैसे योजक शब्द का लोप हो जाए, उसे द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है। दोनों पद प्रधान हो और उसको जब विग्रह करें तो फिर और या अथवा एवं जैसे शब्द का लोप हो, ठीक है। द्वंद्व समास की पहचान, दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, और दोनों पद संज्ञा या विशेषण होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे द्वंद्व समास के उदाहरण है, ठीक। और दोनों पद एक दूसरे के विलोम या पूरक होते हैं, मतलब एक पूरा करने वाला शब्द है, ठीक है। जैसे कि हम लोग भाई बहन बोलते हैं, ठीक है, तो भाई बहन जो है एक दूसरे को पूरा कर रहे होते हैं। माता पिता, माता और पिता, ठीक है। सुख दुख, अब सुख दुख जो है एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, ठीक है। लाभ हानि, ठीक है। और यहाँ पे कुछ उदाहरण है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसको जो है आप अवयव भाव से कंपेयर मत करना, क्योंकि वहां जो है होते हैं ना, रातों रात ओगरा होते हैं, ठीक है। तो उसमें एक ही शब्द 2 बार प्रयोग होता है, तब वो अवयवी भाव समास होता है। लेकिन जो इसमें विलोम शब्द या पूरक करने वाले जहां प्रयोग होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं द्वंद्व समास, ठीक है। और यहाँ पे द्वंद्व समास के 3 मुख्य प्रकार, ठीक है, जो कि आप इतरेतर द्वंद्व, ठीक है, वैकल्पिक द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, ठीक है, जो कि आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बहुब्रीहि समास की परिभाषा, ठीक है। अब जो आते हैं हम लोग बहुब्रीहि समास क्या ऊपर आते हैं, जिसमें जिस समास में दोनों पद के मिलने पर कोई तीसरा पद प्रधान हो, ठीक है। जो 2 पद हम लोग प्रयोग कर रहे हैं वो दोनों प्रधान ना हो, कोई तीसरा ही पद प्रधान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। वह सामासिक पद किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण का बोध कराए, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं, ठीक है। तो बहुब्रीहि समास की पहचान कैसे करें, जब दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत कराएं, ठीक है। हाँ, ठीक है। और जिसको विग्रह करने पर जिसका, जिसकी, जिसके, वाला, वाला, वाली जैसे शब्द आते हैं, उसे तो हम लोग बता सकते हैं कि वह बहुब्रीहि समास है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अब ना नीला पद जो शब्द है वो प्रधान है, ना कंठ जो है वो प्रधान है, ठीक है। तो नीला है कंठ जिसका, तो किसका कंठ नीला, शिव का, ठीक है। दशानन, 10 है आनंद जिसका, अर्थात रावण, ठीक है। तो आप जो है समास पूरे अच्छे समझ गए होंगे, ठीक है। और मैं टेलीग्राम में कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, उसे आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा, जिससे कि आपका कोई सा भी सवाल जो है समास से वो बिल्कुल गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर और समास का नोट्स भी अच्छा लगे तो आप जरूर बताइएगा।